नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं रात का आखिरी मुसाफिर। रात के करीब 2 बज रहे थे जब आर्यन ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे ऑक्सीजन के साथ साथ कोई अनजाना खौफ भी फेफड़ों में उतर रहा हो। उसके कंधे पर टंगा लैपटॉप बैग उसे आज जरूरत से ज्यादा भारी लग रहा था। ट्रेन नीलगिरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खामोश खड़ी थी। उसका लोहे का शरीर ठंडी रात में सफेद धुंध की चादर ओढ़े हुए किसी विशाल लाश की तरह लग रहा था। आर्यन अपने कोच S5 की ओर बढ़ा। स्टेशन पर सन्नाटा ऐसा था कि उसके जूतों की आवाज खाली कंक्रीट पर गूंज रही थी। जैसे ही वो कोच के भीतर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी सड़े हुए कपड़े और पुरानी सीलन की गंध आई। उसने अपनी सीट ढूंढी और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर अंधेरा इतना घना था कि खिड़की का कांच एक आईने की तरह काम कर रहा था, जिसमें उसे केवल अपना ही थका हुआ और पीला पड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। ट्रेन ने बिना किसी सीटी या झटके के चलना शुरू कर दिया, जो अपने आप में अजीब था। आमतौर पर पुरानी ट्रेनें शोर और कंपन के साथ आगे बढ़ती, लेकिन ये जैसे पटरी पर तैर रही थी। जैसे जैसे दिल्ली पीछे छूटती गई, बाहर की रोशनी गायब होती गई और उसकी जगह एक अंतहीन काली खाली जगह ने ले ली। कोच के अंदर की पीली लाइटें बार बार झपक रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य दबाव के नीचे दम तोड़ रही हों। आर्यन के ठीक सामने वाली सीट पर एक शख्स बैठा था, जिसका चेहरा एक पुराने अखबार के पीछे छिपा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था और उसके हाथ की उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और पीली थीं। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि कोच में तापमान गिर रहा है। उसके मुंह से भाप निकलने लगी थी। उसने अपनी जैकेट के बटन बंद किए, लेकिन वो ठंड हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। अचानक अखबार नीचे गिरा। उस व्यक्ति की आंखें आर्यन की आंखों में धंस गईं। वे आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक मटमैला सफेद रंग था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें पता है आर्यन, ये ट्रेन पटरियों पर नहीं, पछतावे पर चलती है। आर्यन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने उस व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताया था। आप मुझे कैसे जानते हैं? और ये ट्रेन गांव की तरफ ही जा रही है ना? आर्यन की आवाज में एक सिहरन थी। वो व्यक्ति जोर से हंसा और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। उसने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झुकाया और कहा, गांव? इस पटरी पर कोई गांव नहीं बचा, सिवाय उन खंडहरों के जिन्हें वक्त भूल चुका है। तुम यहां पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि यहां से न निकल पाने के लिए चढ़े हो। आर्यन ने घबराकर चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे हवा में जम गए। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ और खंबे अब पीछे नहीं जा रहे थे, बल्कि खिड़की के कांच पर खून जैसी कोई गाढ़ी चीज रिसने लगी थी। ट्रेन की गति अब इतनी तेज हो गई थी कि बाहर का सब कुछ एक काले धुएं के बवंडर जैसा दिखने लगा। उस अजनबी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और आर्यन के घुटने पर रखा। स्पर्श इतना ठंडा था कि आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके मांस पर बर्फ की सिल्लियां रख दी हों। शाबाश आर्यन, देखो तुम्हारा स्टेशन आ गया है, लेकिन ये वो घर नहीं है जिसे तुम याद करते हो। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी अचानक पूरी ट्रेन में एक कान फाड़ देने वाला शोर गूंजा, जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों, और सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इतना घना था कि आर्यन को अपनी खुद की सांसें भी भारी महसूस होने लगी थीं। कुछ पलों के लिए उसे लगा कि शायद वो मर चुका है, लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी टिप टिप की आवाज आने लगी। ये आवाज छत से गिरते हुए ठंडे पानी की थी, या शायद किसी और चीज की। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली और मोबाइल बाहर निकाला। फोन की फ्लैशलाइट जलाते ही जो मंजर उसके सामने था, उसने आर्यन की रूह कंपा दी। कोच, जो कुछ देर पहले पुराना लेकिन ठीक ठाक लग रहा था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। सीटों के कुशन फटे हुए थे और उनसे भूरे रंग का धुआं सा निकल रहा था। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और उन पर काली काई जमी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अजनबी व्यक्ति गायब था, लेकिन उसकी सीट पर आर्यन का अपना ही बैग रखा था, जो अब पुराना और सड़ा हुआ दिख रहा था। आर्यन ने लड़खड़ाते हुए कोच के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसका दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सीधे प्लेटफॉर्म पर गिरा। लेकिन ये वो गांव का स्टेशन नहीं था जहां उसे उतरना था। चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां और खंडहर हो चुकी इमारतें थीं। प्लेटफॉर्म की सीमेंट उखड़ चुकी थी और दरारों से इंसानी उंगलियों जैसी जड़ें बाहर निकल रही थीं। हवा में एक ऐसी गंध थी जैसे बरसों पुराने बंद पड़े कब्रिस्तान को खोल दिया गया हो।
उसने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा तो उसकी चीख निकल गई। ट्रेन का वो डिब्बा जिसमें वो बैठा था अब लोहे का एक जंग लगा हुआ कंकाल मात्र था, जो शायद दशकों से वहीं खड़ा था। कोई है? आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खंडहरों से टकराकर वापस आ गई, जैसे अंधेरा उसकी आवाज को निगल रहा हो। तभी उसे स्टेशन के मास्टर के केबिन के पास एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, एक लालटेन की धीमी पीली रोशनी। उसे लगा कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे जैसे वो उस रोशनी की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वहां सन्नाटा सामान्य नहीं था। वहां फुसफुसाहटें थीं। हजारों लोग एक साथ कुछ बोल रहे थे, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। केबिन के पास पहुंचते ही उसने देखा कि लालटेन को कोई पकड़ नहीं रहा था, वो हवा में तैर रही थी, और उसके ठीक नीचे जमीन पर उसकी अपनी ही एक तस्वीर पड़ी थी, जिस पर खून से मुसाफिर लिखा था। अचानक उसके पीछे से वही ठंडी खौफनाक आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है आर्यन? अभी तो सफर का पहला पड़ाव ही आया है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही अजनबी था, लेकिन अब उसका शरीर और भी लंबा और विकृत हो चुका था। उसके चेहरे पर खाल लटक रही थी और वो हवा में धीरे धीरे आर्यन की ओर सरक रहा था। ये स्टेशन विस्मृति है, अजनबी ने अपनी बिना पुतली वाली आंखों से घूरते हुए कहा। यहां वही आते हैं जो अपनी यादों से भागते हैं। क्या तुम्हें याद है वो रात आर्यन, वो एक्सीडेंट, वो चीखें जो तुमने अनसुनी कर दी थीं? आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी यादों की परतों के नीचे दबा हुआ एक काला सच बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। वो स्टेशन कोई जगह नहीं थी, वो उसकी अपनी अंतरात्मा का एक नरक था। तभी जमीन कांपने लगी और पटरियों पर एक और ट्रेन की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज लोहे की नहीं बल्कि हजारों इंसानी चीहों की थी। अजगबी ने एक डरावनी मुस्कान के साथ आर्यन का हाथ पकड़ा और बोला, तैयार हो जाओ, अगला कोच तुम्हारे अतीत का है। आर्यन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन दलदल की तरह उसे निगल रही है। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो, ये सच नहीं है, लेकिन अंधेरे ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हजारों सुइयों से छिद रहा हो। विस्मृति स्टेशन की जमीन उसे निगल चुकी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो वापस उसी ट्रेन के फर्श पर पड़ा था, लेकिन ये वो कोच नहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। इस डिब्बे की दीवारें लोहे की नहीं बल्कि मांस और धड़कती हुई नसों जैसी किसी चीज से बनी थीं। कोच के अंदर की हवा इतनी भारी और नम थी कि हर सांस के साथ आर्यन को अपने गले में खून का स्वाद महसूस हो रहा था। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार में थी और बाहर से आती चीखें अब हवा के शोर में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थीं। वो डरावना अजनबी जो अब खुद को कंडक्टर कह रहा था, कोच के एक कोने में खड़ा था। उसकी उंगलियां अब और भी लंबी हो चुकी थीं और वो एक पुरानी लोहे की टिकट पंचिंग मशीन से हवा में कुछ काट रहा था। आर्यन, यहां कोई टिकट पैसों से नहीं खरीदी जाती, उसने अपनी बिना पुतली वाली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। यहां का किराया तुम्हारा वो सच है जिसे तुमने उस बारिश वाली रात में सड़क के किनारे दफन कर दिया था। आर्यन के दिमाग में बिजली की कौंध की तरह एक याद आई। तेज बारिश, उसकी गाड़ी की हेडलाइट में चमकती एक लाल साड़ी और एक जोरदार टक्कर। वो डरा हुआ था। उसने ब्रेक नहीं मारा बल्कि एक्सीलरेटर दबा दिया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो औरत कौन थी या क्या वो जिंदा थी। अचानक कोच के बीचों बीच एक साया उभरने लगा। वो एक महिला की आकृति थी जिसका आधा चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था और उसकी आंखों की जगह केवल 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो धीरे धीरे आर्यन की ओर रेंगने लगी। उसकी घिसटने की आवाज ट्रेन की पटरियों की आवाज के साथ तालमेल बिठा रही थी। तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया आर्यन। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों मील दूर से कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। पानी गिर रहा था और मुझे प्यास लगी थी, पर तुमने मुझे सिर्फ अंधेरा दिया। आर्यन का दम घुटने लगा। उसने कोच के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श अब चिपचिपा हो गया था, जैसे वो खून और कीचड़ के मिश्रण पर चल रहा हो। कंडक्टर जोर जोर से हंसने लगा। ये कोच नंबर 4 है आर्यन, इसे पश्चाताप कहते हैं। यहां पहुंचने वाला हर मुसाफिर सोचता है कि वो भाग सकता है, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं बल्कि तुम्हारे सीने के अंदर दबी हुई है। उस औरत का हाथ आर्यन के टखने तक पहुंचा।
उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही उसने आर्यन को छुआ, आर्यन को अपनी आंखों के सामने वही पुरानी सड़क दिखने लगी। उसे फिर से वही बारिश महसूस होने लगी, लेकिन इस बार वो गाड़ी के अंदर नहीं बल्कि सड़क पर पड़ा हुआ था और वो खुद अपनी ही गाड़ी को अपनी तरफ आते देख रहा था। आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए अपना पैर झटका, लेकिन वो औरत गायब नहीं हुई। वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आर्यन के दिल पर रखा। तुम कभी गांव नहीं पहुंचोगे आर्यन, क्योंकि तुम्हारा गांव अब इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा है जहां सजा कभी खत्म नहीं होती। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया, जैसे वो किसी चीज से टकरा गई हो। बत्तियां एक बार फिर बुझ गईं और जब फिर से जली तो वो औरत गायब थी, लेकिन आर्यन के हाथ पर उसके पंजे के नीले निशान छप चुके थे। कंडक्टर अब उसके बिल्कुल करीब था। उसकी सांसों से मौत की गंध आ रही थी। सफर अभी लंबा है आर्यन, क्या तुम अगले कोच के लिए तैयार हो? उसे न्याय कहते हैं। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि कोच की दीवारें फटने लगी थीं और उन दरारों से बाहर का वो काला रूहानी मंजर दिखाई दे रहा था, जहां हजारों हाथ ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन के दो डिब्बों के बीच का वो छोटा सा गलियारा अब एक अंतहीन पुल की तरह लग रहा था। नीचे पटरियां नहीं थीं, बल्कि एक गहरा काला शून्य था, जिसमें से हजारों डूबे हुए लोगों की सिसकियां ऊपर आ रही थीं। आर्यन ने कांपते हाथों से अगले डिब्बे कोच नंबर 5 का भारी लोहे का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे उम्मीद थी कि वहां भी वही मांस की दीवारें होंगी, लेकिन मंजर पूरी तरह बदल चुका था। ये कोच एक पुरानी सड़ चुकी कचहरी जैसा दिख रहा था। कतारों में लगी सीटें अब लकड़ी के ऊंचे कटघरों में तब्दील हो गई थीं। छत से पीली, कमजोर रोशनी देने वाले बल्ब लटक रहे थे, जो हवा ना होने के बावजूद पागलों की तरह झूल रहे थे। कोच के सबसे पिछले हिस्से में, जहां गार्ड का केबिन होता है, वहां एक बहुत ऊंची मेज लगी थी। उस मेज के पीछे कोई बैठा था, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं थी। वो केवल एक काली परछाई थी, जिसके सिर पर सींगों जैसा कुछ उभरा हुआ था। अचानक कोच की खाली सीटों पर धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये उन लोगों की रूहें थीं जो शायद इसी ट्रेन में अपना न्याय पाने के लिए सदियों से सफर कर रहे थे। एक ठंडी गूंजती हुई आवाज ने पूरे डिब्बे को हिलाकर रख दिया। आर्यन मल्होत्रा, अदालत में हाजिर हो। आर्यन के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे खींच रही हो। वो एक ऊंचे कटघरे के अंदर खड़ा हो गया। तभी उसके बगल वाले कटघरे में एक और आकृति उभरी। ये कोई भूत नहीं था, वो एक जवान लड़की थी, जिसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन ने उसे पहचाना। वो समीरा थी, जो कॉलेज में उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन समीरा तो 3 साल पहले गायब हो गई थी। समीरा, तुम यहां क्या कर रही हो? आर्यन ने फुसफुसाकर पूछा। समीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने बस इतना कहा, तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं आर्यन? तुमने पुलिस को वो चिट्ठी क्यों नहीं दी जो मैंने तुम्हें आखिरी बार दी थी? आर्यन का गला सूख गया। वो चिट्ठी, उसने वो चिट्ठी जला दी थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो सामने आई तो उसके रईस पिता की बदनामी होगी, जिनका हाथ समीरा के गायब होने में था। कंडक्टर, जो अब जज के बगल में खड़ा था, जोर से हंसा। न्याय की तराजू बहुत बारीक होती है मुसाफिर। एक जान तुमने सड़क पर ली और एक रूह को तुमने खामोश रहकर दफन कर दिया। अचानक कोच की फर्श फटने लगी और उसमें से वही लाल साड़ी वाली औरत बाहर निकली। उसके साथ अब समीरा भी खड़ी थी। दोनों ने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाए। ऊपर बैठी काली परछाई ने, जज ने, एक भारी हथौड़ा मेज पर पटका। उस आवाज से ट्रेन की खिड़कियों के कांच चूर चूर हो गए। फैसला सुनाया जाता है। जज की आवाज गूंजी। आर्यन को उसी दर्द से गुजारा जाएगा जो उसने दूसरों को दिया। अचानक कोच की दीवारें सिमटने लगीं। वो लकड़ी के कटघरे अब नुकीले कांटों में बदलने लगे। आर्यन को महसूस हुआ कि उसे चारों तरफ से कुचला जा रहा है। उसे वही घुटन महसूस होने लगी जो उस औरत को गाड़ी के नीचे दबकर हुई होगी, और वही अकेलापन जो समीरा को उस अंधेरी कोठरी में हुआ होगा जहां उसे कैद किया गया था। बचाओ, मुझे माफ कर दो, आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोच की दीवारों में ही दबकर रह गई। तभी ट्रेन ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वो पूरी तरह तिरछी हो गई। आर्यन का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे खिड़की से बाहर की ओर फेंका, लेकिन वो बाहर नहीं गिरा, वो ट्रेन की छत पर चिपक गया। ऊपर का आसमान अब काला नहीं था, वो एक जलते हुए लाल समंदर जैसा दिख रहा था। कंडक्टर छत पर टहलता हुआ उसके पास आया और झुककर बोला, अगला स्टेशन अंत है आर्यन, और वहां उतरने के लिए तुम्हें अपने शरीर का मोह छोड़ना होगा।
ट्रेन की छत पर हवा का दबाव इतना अधिक था कि आर्यन को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हो रही थीं। ऊपर का वो लाल जलता हुआ आसमान अब धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, जैसे वो ट्रेन को अपने भीतर निगल लेना चाहता हो। राख की बारिश होने लगी थी, काली बदबूदार राख जो इंसानी यादों के जलने जैसी महक दे रही थी। कंडक्टर आर्यन के पास रेंगता हुआ आया। उसके पैर अब इंसानी नहीं रहे थे, बल्कि किसी मकड़ी की तरह लंबे और नुकीले हो चुके थे। छत से नीचे देखो आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम्हें अपना गांव दिखाई दे रहा है? आर्यन ने हिम्मत जुटाकर छत के किनारे से नीचे झांका। नीचे कोई जमीन नहीं थी, पटरियां हवा में तैर रही थीं और उनके नीचे करोड़ों रूहें एक अंतहीन कतार में खड़ी थीं, जो ऊपर की ओर हाथ फैलाकर इस ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रही थीं। ये अंत स्टेशन है, कंडक्टर ने हंसते हुए कहा। यहां ट्रेन रुकती नहीं है, यहां केवल मुसाफिरों का वजूद राख में बदल जाता है। तभी ट्रेन के इंजन से एक ऐसी भयानक आवाज आई जैसे कोई विशाल जानवर दर्द से कराह रहा हो। पूरी ट्रेन कांपने लगी और छत की लोहे की चादरें उखड़ने लगीं। आर्यन ने महसूस किया कि उसका अपना शरीर भी धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। उसके हाथ के नाखून काले होकर गिरने लगे थे। वो समझ गया कि अगर वो इस इंजन तक नहीं पहुंचा तो वो भी उन हवा में तैरती रूहों का हिस्सा बन जाएगा। वो लड़खड़ाते हुए इंजन की ओर रेंगने लगा। हर कदम पर उसे उन लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं जिन्हें उसने धोखा दिया था। सड़क पर मरी वो औरत और समीरा, दोनों की परछाइयां अब इंजन के धुएं से निकलकर उसे पीछे खींच रही थीं। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते आर्यन, तुम्हें हमारे साथ जलना होगा। जैसे ही वो इंजन के केबिन के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई ड्राइवर नहीं था। कोयले की जगह वहां इंसानी खोपड़ियां और पुरानी चिट्ठियां जल रही थीं। वही चिट्ठी जो समीरा ने उसे दी थी, आग की लपटों में बार बार बन रही थी और जल रही थी। ड्राइवर की सीट पर एक पुराना फटा हुआ कोट रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आर्यन ने उस रात पहना था जब एक्सीडेंट हुआ था। अचानक उसे समझ आया, ये ट्रेन किसी बाहरी ताकत से नहीं चल रही थी, ये उसकी अपनी नफरत और छल के ईंधन से दौड़ रही थी। कंडक्टर अब उसके पीछे खड़ा था, उसकी परछाई पूरे इंजन पर फैल गई थी। अगर तुम्हें इस ट्रेन को रोकना है आर्यन, तो तुम्हें खुद को इस भट्टी में झोंकना होगा। क्या तुम अपनी जान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करोगे, या फिर इस अनंत सफर में हमेशा के लिए जलते रहोगे? आर्यन के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ वो जलती हुई भट्टी थी जो न्याय मांग रही थी, और दूसरी तरफ वो अनंत अंधेरा जहां वो अपनी पहचान खो चुका होता। तभी उसे दूर कहीं अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो उसे बचपन में लोरी सुनाती थी। उस एक याद ने उसे थोड़ी सी ताकत दी। उसने भट्टी की ओर छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी इंजन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से कंडक्टर की डरावनी हंसी गूंजी। इतनी आसानी से नहीं आर्यन, अभी तो तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी जगह इस ट्रेन में कौन लेने वाला है। ट्रेन की खिड़की से आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक और शख्स खड़ा है। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था, हाथ में वही लैपटॉप बैग लिए, थका हुआ और डरा हुआ। वो नया आर्यन ट्रेन में चढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहा था। आर्यन चिल्लाया, मत चढ़ना, रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज इंजन के शोर में दब गई। उसे एहसास हुआ कि अब वो मुसाफिर नहीं रहा, वो इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। अब वो उस अजनबी में बदल रहा था जो कभी उसे मिला था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं डरावना साया।